गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ प्रॉब्लम्स। अभी आपको याद है हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वेयर a इज ग्रेटर देन b देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव इंटीजर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder where remainder is less than divisor. तो इसी तरह का डिवीजन एल्गोरिथम है, उसमें पॉलिनोमियल्स है। इंटीजर्स के बदले में हम पॉलिनोमियल्स यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिवन एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x। देखिए ये है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसमें पॉलिनोमियल्स ही आएंगे। ओके, तो आप जानते हैं पॉलिनोमियल्स रहते हैं p ऑफ x, q ऑफ x ऐसे, यानी फंक्शन ऑफ x। तो इन्होंने कहा है कि गिवन एनी पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल g ऑफ x, यानी डिवाइजर जो है वो नॉन जीरो है। ऐसे क्यों कहा है उन्होंने? तो कभी आपने ऐसे देखा है कि एक पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाय ज़ीरो? नहीं ना, यानी डिवाइजर कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल g ऑफ x। देन आगे देयर आर पॉलिनोमियल्स q ऑफ x, q यानी क्वोशंट एंड r यानी रिमाइंडर, सच दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सो p ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, है ना। सेम याद कीजिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऐसा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, बिल्कुल सेम वैसा ही है, सिर्फ यहाँ इंटीजर के बदले में पॉलिनोमियल्स यूज़ किया है। और पॉलिनोमियल एक फंक्शन ऑफ x होते हैं, यानी फंक्शन ऑफ यहाँ वेरिएबल x लिया है इसलिए फंक्शन ऑफ x। तो ये p ऑफ x है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ओके, और देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा में कंडीशन थी r इज लेस दैन डिवाइजर, रिमाइंडर इज लेस दैन डिवाइजर। और यहाँ कंडीशन क्या है? रिमाइंडर एक तो ज़ीरो होना चाहिए, या तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस दैन डिग्री ऑफ डिवाइजर। आपको पता है डिग्री यानी क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो r इज लेस दैन b यानी रिमाइंडर इज लेस दैन डिवाइजर, ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा में। और यहाँ क्या है? यहाँ डिग्री ऑफ r ऑफ x इज लेस दैन डिग्री ऑफ g ऑफ x। दैट मीन्स डिग्री ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस दैन डिग्री ऑफ डिवाइजर, या तो रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो। ओके, तो ये एल्गोरिथम आप लिख लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज। अगेन रिलेशन ऐसे हमने देखा है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ऐसा रिलेशन हमने कहाँ देखा है? हमने देखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी इसमें कोएफिशिएंट्स कौन से है? a है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x और c इज कांस्टेंट। तो ये हो गए कोएफिशिएंट्स। और जीरोज याद कीजिए हमने लिया था अल्फ़ा एंड बीटा, ये दो जीरोज लिए थे ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है a b c एंड रूट्स है, सॉरी जीरोज है अल्फ़ा एंड बीटा, इसमें क्या रिलेशन है? याद आ रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। और सेकंड रिलेशन अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। बस वैसे ही कुछ रिलेशन यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ क्वाड्रेटिक के बदले में क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अभी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मुझे बताइए उसकी डिग्री क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3। तो अगर डिग्री 3 होगी तो उसको एटमोस्ट कितने जीरोज होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने ज़ीरो होंगे? 3, ठीक है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 जीरोज होंगे और हमने उनको लिया है अल्फ़ा बीटा, और ये जो है ना इसको बोलते हैं गैमा। ओके,
ओके, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गैमा, ऐसे उन्होंने लिया है 3 ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अभी हमें रिलेशन किस में ढूंढना है, तो कोएफिशिएंट्स, किसके कोएफिशिएंट्स, क्यूबिक पोलिनोमियल के। कौन से कोएफिशिएंट है क्यूबिक पोलिनोमियल के, देखिए ए कोएफिशिएंट किसका है, एक्स क्यूब का, बी कोएफिशिएंट किसका है, एक्स स्क्वायर का, सी कोएफिशिएंट किसका है, एक्स का, और डी को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। तो ये हो गए कोएफिशिएंट ए, बी, सी एंड डी, ये हो गए कोएफिशिएंट्स। ओके, फिर से बताती हूँ, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी इज कांस्टेंट। तो ये सब हो गए कोएफिशिएंट्स ए, बी, सी एंड डी। अभी जीरोज हमने किसको लिया है, अल्फा, बीटा और गैमा। अभी इनमें क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे। तो ये है रिलेशन आपके सामने। अभी मैं एक काम करूँगी, इस साइड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भी रिलेशन लिखूँगी। ओके, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अभी याद कीजिए, यहाँ क्वाड्रेटिक में क्या रिलेशन था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव बी बाय ए। देखिए सेम है बिल्कुल, यहाँ बस प्लस गैमा लिखा है, यहाँ गैमा नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, उसमें 2 ही जीरोज होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए निगेटिव बी बाय, यहाँ पर भी निगेटिव बी बाय, बाकी सब सेम है। ओके, अभी सेकंड रिलेशन। अभी देखिए क्वाड्रेटिक में एक रिलेशन था अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, है ना। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गैमा प्लस गैमा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय ए। देखिए सी बाय ए, सी बाय ए, सिर्फ यहाँ सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा है, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा के सिवा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस अल्फ़ा भी है। तो इस तरह से ये सेकंड रिलेशन हो गया। ये फर्स्ट रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू नेगेटिव बी बाय ए, और सेकंड रिलेशन अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस गैमा डेल्टा गैमा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब ये देखिए थर्ड रिलेशन, ये क्वाड्रेटिक में नहीं था। अब ये थर्ड रिलेशन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू निगेटिव डी बाय ए। तो आप जानते हैं ये जो है, ये रिलेशन हम जब याद करते हैं ना, तो इसको निगेटिव बी बाय ए तो याद करेंगे, लेकिन यहाँ सामने आपको ये पता होना चाहिए कि ये बी क्या है। तो बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको ऐसा भी याद होना चाहिए, ये देखिए माइनस साइन, और बी है कोएफिशिएंट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और नीचे ये नीचे ए है ना, तो ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट ऑफ, एक्स क्यूब। यानी सिर्फ इतना ही याद नहीं करना है, बी क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ए क्या है ये हमें पता होना चाहिए। और वैसे भी जब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करते हैं ना, तो पहले हम ए लिखते हैं, बाद में बी लिखते हैं, बाद में सी लिखते हैं और लास्ट में डी लिखते हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले एक्स क्यूब की टर्म आती है ना, सबसे पहले एक्स क्यूब की टर्म आती है। तो एक्स क्यूब पहले आता है तो पहले ए भी तो आता है ना, यानी इसका मतलब हमें ये पता है कि पहले ए आता है तो ए होगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, बाद में एक्स स्क्वायर आता है और बी भी बाद में आता है, तो बी होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो इस तरह से आप ध्यान में भी रख सकते हैं। तो अभी इसको क्या बोलेंगे, सी बाय ए को क्या बोलेंगे, तो सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह भी आपको याद होना चाहिए। और नेक्स्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू निगेटिव डी बाय ए। तो देखिए ये डी क्या है, तो डी कांस्टेंट है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए क्या है। अभी ए तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से आपको ये पूरी साइड पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये किसके कोएफिशिएंट है ये भी याद होने चाहिए। चलो अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल सिंपल है, आपके टेक्स्ट बुक का ही है।
ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसको डिवाइड करना है बाय जी ऑफ एक्स, इसको हम समझेंगे पी ऑफ एक्स, यानी ये डिविडेंड हो गया। इसको डिवाइड किससे करना है? जी ऑफ एक्स से। तो डिवाइड करने के बाद द कोशंट एंड द रिमाइंडर आर, कोशंट दिया है x-2 और रिमाइंडर दिया है -2x + 4। देन फाइंड जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या था? जी ऑफ एक्स था डिवाइजर, डिवाइजर। और डिवाइजर तो डिविडेंड कौन है? तो ये है डिविडेंड। तो डिवाइजर ने डिविडेंड को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आया है x-2, सॉरी कोशंट आया है x-2 और रिमाइंडर आया है -2x + 4। और आपको क्या निकालना है? फाइंड जी ऑफ एक्स, यानी फाइंड डिवाइजर। ये तो बहुत सिंपल है, आप जानते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन सा रिलेशन है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। बस उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करने हैं। तो यहाँ डिविडेंड कौन है? तो ये डिविडेंड है। कोशंट क्या है? सॉरी, कोशंट क्या है? x-2 है। रिमाइंडर ये है। तो आपको पूछा है डिवाइजर, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। आपको क्या चाहिए? ये जी ऑफ एक्स चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस आर ऑफ एक्स को राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो वो माइनस हो जाएगा। देखिए ये हो गया माइनस, और बाकी जो टर्म्स है उसको ऐसे ही लिखा। और हमें चाहिए जी ऑफ एक्स, तो ये मल्टीप्लिकेशन में क्यू ऑफ एक्स है, सो ये राइट साइड से जाके लेफ्ट साइड में डिवाइड में जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था पहले। आप जानते हैं ऑपरेशन चेंज होता है जब LHS RHS चेंज होते हैं ना। ये देखिए पहले क्या हुआ? ये प्लस आर ऑफ एक्स इस साइड में गया, हो गया माइनस। ये यहाँ देखिए माइनस हो गया। बाद में ये जो क्यू ऑफ एक्स है ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये लेफ्ट साइड में जाके डिवीजन में हो गया। तो सबसे पहले इस स्टेप को लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फिर वैल्यूज पुट करना है और कुछ नहीं। ये देखिए पी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, माइनस आर ऑफ एक्स ब्रैकेट में रखना है, हाँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है बीच में, और डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स। अब जानते हैं ये सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन का रूल है कि ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है ना, उसके साइंस चेंज होते हैं। देखिए पहले ये जो 2x था ये निगेटिव था, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 4 प्लस था तो हो गया निगेटिव। यानी ब्रैकेट ओपन होने के बाद सेकंड पॉलिनोमियल के साइन चेंज होते हैं। तो ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में ही होता है, एडिशन में नहीं होता। तो इस तरह से इसको लिखा गया है। और बाद में x³ को ऐसे ही रखा, 3x² को भी ऐसे ही रखा, और ये जो है ना x और 2x ये मिला के हो जाता है 3x, और ये 2 - 4 हो जाता है -2। ठीक है, और नीचे x-2 ऐसे ही। तो इस तरह से जी ऑफ एक्स हमें कैसे मिलेगा? इसको सॉल्व करने के बाद, यानी हमें ये जो है ना ये डिविडेंड, इसको x-2 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जी ऑफ एक्स मिलेगा। यहाँ डिवीजन है ना, डिवीजन है, तो यहाँ डिविडेंड कौन है? ये न्यूमरेटर। डिवाइजर कौन है? x-2। तो सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे? ये है एक्चुअल डिवीजन मेथड। ये मैंने आपको अभी बहुत बार पढ़ाया है कि डिवीजन कैसे होता है। तो वीडियो को पॉज करके फिर से डिवीजन देखिए कैसे होता है। ओके, तो ये है आपका कोएफिशिएंट, और यही तो आंसर है जी ऑफ एक्स। ये मिल गया आपको जी ऑफ एक्स। आपको जी ऑफ एक्स कैसे मिलना चाहिए था? देखिए ये डिवीजन करने के बाद, यानी इस डिविडेंड को x-2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, ये देखिए इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्वोशंट आया है ये
आंसर आया है। तो ये हो गया हमारा जी ऑफ एक्स। तो इस तरह से जी ऑफ एक्स निकालते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यानी हमें पी ऑफ एक्स पता है, क्यू ऑफ एक्स पता है, आर ऑफ एक्स पता है, सिर्फ जी ऑफ एक्स निकालना था। ऐसे प्रॉब्लम में हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है। अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, ये इसका क्या मीनिंग है, वन ऑफ द जीरोज, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, एटमोस्ट 2, और वो जो 2 जीरोज है ना, उसमें से एक जीरो है -3, दूसरा पता नहीं, लेकिन एक जीरो है -3। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ के। आई बात समझ में? तो ऐसे प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, तो अभी आपके सामने है 0 -3, यानी -3 इसका ज़ीरो है। तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है, क्या होता है कि यहाँ x के बदले में अगर हम -3 रखते हैं इसमें, तो आंसर 0 आता है। इसी का तो मतलब है ज़ीरोज़। आई बात समझ में? -3 इसका ज़ीरो है ना, इसका मतलब यहाँ जो x है वहाँ पे हम रखेंगे -3, फिर उसको सॉल्व करेंगे और इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए ये सबसे पहले पॉलिनोमियल को p ऑफ x करके लिखना है। अभी एक ज़ीरो है -3, तो इसका मतलब p ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, x के बदले में -3 रखा, तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ वहाँ हमने -3 रखा है। देखिए यहाँ -3 स्क्वायर वो हो गया 9, बाद में यहाँ -3 हो गया -3x, और इस तरह से ये सॉल्व हो गया। यानी जहाँ x है ना वहाँ हमने -3 रखा है और कुछ नहीं, और इक्वल टू 0 लिखा है। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया है, ब्रैकेट 9k -9, और ये यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, -3k + 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ, वीडियो पॉज करके। फिर 9k - 3k हो जाता है 6k, और -9 + 1 हो जाता है -8। तो इस तरह से ये हो गया 6k - 8 इज इक्वल टू 0। तो ये -8 यहाँ जाके हो गया है +8, और k हो गया है 8/6 यानी 4/3। तो इस तरह से हम ये वैल्यूज ऑफ के निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या था, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया था p ऑफ x, और इसका एक ज़ीरो है -3। तो ज़ीरो है इसका मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको -3 रख के इक्वल टू 0 होगा, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, और k की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब ये सेकंड एग्जाम्पल वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है। इफ़ वन ऑफ द ज़ीरोज़, फिर से वही सेंटेंस, यानी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के टोटल मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3, क्योंकि उसकी डिग्री 3 है। तो उसमें से एक ज़ीरो है -1, है ना, -1। तो फिर से सेम जैसे हमने ऊपर किया था, -1 अगर ज़ीरो है तो ये -1 x के जगह रखने के बाद पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में यहाँ, तो ये है वो पॉलिनोमियल, है ना, और -1 उसका 0 है। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ हमने -1 रखा है। तो ये देखिए -1³ सॉरी -1³, यहाँ जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ वहाँ पर -1 रखा है और उसको सॉल्व किया है। देखिए -1 का क्यूब -1 होता है, -1 स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 होता है, इसलिए यहाँ पे वो a रह गया है। b इंटू -1 -b होता है, और c को वैसे रखा है। ध्यान से देखिए, बाद में ये जो -1 है ये लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड में लेके आए, तो -2 का हो गया पॉजिटिव। तो a + b + c इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू आया है ये। ठीक है, अभी एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप होने चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये आपको पहले समझा के दिया।
अभी देखिए, आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको इसमें से ही ढूंढने हैं लेकिन सी कहाँ से आया? तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने रिलेशन देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स थे, अल्फ़ा बीटा गामा थे ना, और उसके कोएफिशिएंट्स दे ए बी सी और डी, तो उनमें कुछ रिलेशन था। तो अभी उन्होंने क्या कहा है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज इज, देखिए एग्जाम्पल को ठीक से देखिए, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका एक जीरो दिया है -1, यानी मान लीजिए अल्फ़ा दिया है -1, ओके, और ये -1 उसमें रखने के बाद हमें ये रिलेशन मिल गया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ओके। अभी आगे फिर उन्होंने क्या कहा, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज इज, अभी एक तो ज़ीरो हमने -1 लिया, बाकी 2 जीरोज बीटा और गामा, और उनका प्रोडक्ट हमें इसमें से ढूंढना है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, तो ये हमें देखना है, ओके। तो अभी मैंने देखिए पहले क्या बताया था कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का -1 ये एक ज़ीरो है, तो लास्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, वही स्टेप्स हमने यहाँ किया है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखना। सेम स्टेप किया है हमने और सी की वैल्यू निकाली है, तो हमने ऐसे क्यों किया, अभी आगे देखो। अभी आपको ये पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, ये रिलेशन था, और -d का क्या था, कांस्टेंट टर्म, -d था कांस्टेंट टर्म, और a क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म कौन सी है, c है। यहाँ पे देखिए रिपीट वेरिएबल्स यूज़ किए हैं ए बी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी यूज़ किया है, इसलिए मैंने कहा था कि ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि d क्या था, कांस्टेंट टर्म थी, तो यहाँ तो d तो लिखा नहीं है, यहाँ d के बदले में क्या लिखा है, c कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा था ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस आगे क्या था, d, तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा था तब आपका कांस्टेंट टर्म था d। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए कैसा है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म हम d लिखेंगे, क्या लिखेंगे, c, इसलिए यहाँ पे देखिए c लिखा है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको हमेशा याद रखना। तो कांस्टेंट टर्म हो गया c, और ये निगेटिव साइन था इसलिए यहाँ पे निगेटिव हो गया, और नीचे a क्या था, a हमेशा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ देखिए हमने 1 रखा है, तो इस तरह से ये हो गया -c। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -c। अभी हमने अल्फ़ा की वैल्यू -1 ली है, तो यहाँ पे -1 रख दो, तो ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाती है, तो रह जाता है बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू c। आई बात समझ में? और हमने c की वैल्यू तो निकाली है पहले से, ये c की वैल्यू 1 - a + b, तो इसलिए हमारा आंसर आया है 1 - a + b, ओके। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखना फिर से, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन का मतलब क्या है, 1 ऑफ द जीरोज, एक जीरो आपका -1 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, ठीक है। फिर आपने तुरंत क्या करना है कि इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रखना है, इक्वल टू 0 रखना है, तो ये हमने किया है। ये स्टेप हमने बाद में की है, आपने पहले करते हैं तो भी ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करके हमने c लेके आए। फिर क्या कहा उन्होंने फिर कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज आपको इसमें से कुछ दिखाना है, तो हमें पता है कि थ्री नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना, 3 जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो होता है -d/a, और d है कांस्टेंट टर्म और a है कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो हमने क्या किया, इसमें देखा कि कांस्टेंट टर्म कौन सी है, तो कांस्टेंट टर्म c है, इसलिए यहाँ पे हमने c लिखा, -c। निगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है,
यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एस क्यूब 1 है इसलिए 1 लिखा, और यहाँ आया नेगेटिव सी। और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा नेगेटिव सी रखा है, और अल्फ़ा की वैल्यू -1 थी इसलिए हमने यहाँ पे -1 रखा है। आप बीटा के भी वैल्यू -1 ले सकते हैं, किसी एक की भी ले लो, और बाद में इस तरह से बीटा गामा इज इक्वल टू सी हो गया, और सी की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। ओके, चलो अब ये लास्ट एग्जाम्पल है शायद, हाँ लास्ट एग्जाम्पल है। वैसी प्रॉब्लम है, इफ़ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले देखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी इसको एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, 2। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर दोनों भी जीरोज आपको दिए हैं, पहला भी जीरो दिया है यानी अल्फ़ा भी दिया है और बीटा भी दिया है -3। तो पूछा क्या है आपको, तो आपको पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आपको यहाँ जो है ना ये ए और यहाँ जो बी, उसकी वैल्यू निकालनी है, और ये 4 ऑप्शन है उसमें से आपको ढूंढना है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा इजी है एज कंपेरिजन टू और एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 3rd। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए अभी फिर से जीरोज आ गया, तो अगर 2 0 है तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और अगर 3A 0 है तो P ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 हो गया है ना। बस अभी आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। देखिए अभी P ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया, यानी जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ 2 रखने के बाद इक्वल टू 0 लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपका रिलेशन आया है ये b इज इक्वल टू -6/2a। अभी हमने यहाँ पे b ही क्यों निकाला है आपको आगे पता चलेगा। अभी यहाँ पे -3 ये एक 0 है इसलिए P ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की जगह रखा है -3। फिर देखिए इसको सॉल्व किया है, आप ये सॉल्व करना इजी है, आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 हो गया, बाद में इस -3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू ए -3a, -3 इंटू 1 -3 प्लस b हो गया इतना। तो इस तरह से ये आया, देखिए 9 प्लस -3 हो गया 6, और -3a ऐसे रखा, b भी वैसे रखा। तो इस तरह से ये आया है ये इक्वेशन। अभी इसमें हमने b की वैल्यू रख दी है, क्योंकि हमें जिस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं उसमें उसको सॉल्व करने की एक मेथड है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें ये मेथड है। यानी अगर 2 अननोन है, 2 क्वांटिटीज़ अननोन है और आपको दोनों की भी वैल्यूज़ निकालनी है, तो आप किसी एक इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर देना है। तो आप पहले a की वैल्यू निकालेंगे और बाद में भी b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने b की वैल्यू निकाली थी ये, तो ये b की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में इसकी जगह रख दी। ये देखिए b की वैल्यू, फिर उसको सॉल्व किया, 6 - 3, देखिए यहाँ पे 6 और -6 0 हो गया, और -3 - 2a हो गया -5a। तो -5a इज इक्वल टू 0, तो a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी a अगर 0 है तो आपको b भी तो वैल्यू निकालनी है। तो b है -6 - 2a, तो a के जगह b की वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से ये तो 0 बन गया और रह गया सिर्फ -6। तो इस तरह से a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू -6। आपको ये बात समझ में आई है? ऐसे प्रॉब्लम शायद आपके हो चुके होंगे। हमेशा याद रखना, जब आपको 2 अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है तब आपको हमेशा 2 इक्वेशंस मिलते हैं। हमेशा किसको इक्वेशन बोलते हैं? ये है फर्स्ट इक्वेशन, 6 + 2a + b इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन पता है कौन सा है? ये है सेकंड इक्वेशन। तो क्या करते हैं जनरली, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। एक तो a की वैल्यू निकालेंगे या तो b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू निकालना इजी है ना। ये 6 + 2a इस साइड में चले गए, तो b की वैल्यू निकालना इजी है। तो यहाँ पर हमने b की वैल्यू निकाली है, और ये b की वैल्यू हम आगे जो इक्वेशन होगा उसमें रखेंगे।
यहाँ आप ए की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इजी है बी की वैल्यू निकालना, इसलिए हम बी की वैल्यू निकाले। कहाँ से निकाले? इस इक्वेशन नंबर 1 से। हमेशा इक्वेशन 1 से एक तो ए की वैल्यू निकालो या बी की वैल्यू निकालो, और फिर उसका क्या करना है, उस वैल्यू को आपको नेक्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर भी बी है वहाँ रख देना है। यह है सेकंड इक्वेशन। इसमें 2 वेरिएबल है, ए और बी। तो हमने बी की वैल्यू निकाली थी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे रख दी और बस सिंपली सॉल्व किया। लाइक टर्म की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो होता है वो किया, और इस तरह से ए आपका आया है 0। अगर ए 0 है तो आपको बी की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए ऊपर बी क्या था, बी था -6 - 2a। तो इसमें ए की वैल्यू हम रख देंगे, ए की वैल्यू है 0, तो ये हो गया -6 - 0 = -6। तो इस तरह से b हो गया -6। तो आपका आंसर आया a = 0 और b = -6। तो ये ऑप्शन कहाँ है? ये है डी ऑप्शन, और इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एग्जाम्पल से ये भी है, ये और ये 3 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, और ये आपके टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करना है। अगर कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज करके बताइए।